वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम सारे एग्जाम्स के जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस और हमारे सारे जो लेक्चर्स हैं जो हम डेली अपलोड करते हैं आपके लिए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, और जिसके लिए हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेकर आए थे। डेली आपकी लाइव क्लासेस अभी भी कंडक्ट हो रही हैं, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं रात में 8 से 10 बजे के बीच में। तो आप उसे ज्वाइन जरूर करिए और उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ज्योग्राफी का आरआरबी एनटीपीसी का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको ज्योग्राफी की, साइंस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, सब सब्जेक्ट्स की आपको अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी। अब चूंकि आपके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर जो है वो एक ही बार में निपटा लीजिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपको चीजें अच्छे से और बहुत ही जल्दी से रिकॉल हो जाए। आपका ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का जो कोर्स है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा के रखा है। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी के मेंटर, आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच भी लेके आई हूँ, जो कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए है, जहाँ पे हम आपको मुफ्त में एसएससी का जितना भी आपका कोर्स है, जितना भी आपका एग्जाम पैटर्न है, वो हम आपको पूरा करवा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक अभी चालू चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं। एसएससी का भी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। और आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि आपके जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें भी हम अवेलेबल हैं। चाहे वो आपका ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हम सब में अवेलेबल है। तो आप हमें वहां भी जो है फॉलो कर सकते हैं। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, घर बैठे बैठे आपको मुफ्त में आपके सारे कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं हम। और यही नहीं, अगर हम आपको फ्री में कोई भी चीज अवेलेबल करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम आपको बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स जो हैं और मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यही मटेरियल आप इतने ज्यादा पैसे देकर पोर्टल में या फिर अलग अलग जगह कोचिंग जाके पढ़ते हैं, इससे अच्छा कि आपको घर बैठे बैठे मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है, ज्ञान प्रदान हो रहा है, तो आप उसका लाभ उठाइए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे चैनल, इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, जहां पे हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके जैसे कि टाइप्स, फीचर्स और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना पार्ट आज हम नेचुरल वेजिटेशन का पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन in India encompasses a diverse range of plant communities adapted to various climatic, soil and topographical conditions across the country. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो उसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस जरा क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों का, कि प्राकृतिक वनस्पति ये है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, राइट। इसका मतलब ये है कि वो पेड़ पौधे जो अपने आप ही उग के बड़े हो जाते हैं, जैसे कि जंगल में। अब इतना बड़ा जंगल है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हम अलग अलग पेड़ जो है वो लगाने तो जाते नहीं है, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। वो पेड़ पौधे जो अपने आप से ही उग जाते हैं। और एक आता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम लोग खुद जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, यानी कि जब हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो मैन है, वो प्लांट करते हैं ट्रीज, राइट। जैसे कि आप अपने घर में गार्डन में पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर गमलों में आप पेड़ लगाते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है और ये अलग चीज है। और जो हम अफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि हम अपने घर में जो गार्डनिंग करते हैं या जो गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं,
उसका नेचुरल वेजिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन अलग हो गया, और मैन के द्वारा जो पेड़ पौधे या जो उगाए जाते हैं अपने गार्डन में, अपने बगीचों में, अपने गमलों में, वो एक अलग प्रक्रिया हो जाती है, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता कैसे चलता है कि हमारे भारत में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर हो रहा है, और कौन कौन से हमारे पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से एरिया में कौन से पेड़ पौधे उग रहे हैं, हमें एग्जैक्टली इन सब चीजों के बारे में कैसे पता लगता है। तो एक्चुअली इन सब चीजों की रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में निकाली जाती है, यानी कि हर 2 साल में सर्वे होता है, और ये सर्वे करता है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो सर्वे है वो FSI द्वारा किया जाता है, और FSI का फुल फॉर्म है यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, जो हर 2 साल में रिपोर्ट निकालता है, यानी कि हर 2 साल में सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जैसे कि 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके पहले 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। अब 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो हमारी 17th नंबर फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। कौन सी? 17th नंबर। अब 2021 के बाद हमारा 2023 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, और यहाँ पर ये हमारी 18th नंबर फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, ठीक है। चलो, काम क्या होता है इनका कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट एरिया है परसेंटाइल में, राइट, रीजन में, वो हमें बताते हैं। यानी कि ये लोग जो है वो मेजर करते हैं कि कितना आपका जो टोटल लैंड है वो फॉरेस्ट कवर कर रहा है, इंडिया का कितना परसेंटाइल में फॉरेस्ट एरिया कवर हो रहा है, कितने रीजन में कवर हो रहा है। तो यहाँ बेसिकली यही सारे जो डेटा है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखिए कि कुल आपका जो फॉरेस्ट रीजन है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल फॉरेस्ट रीजन है, जो हमारा टोटल फॉरेस्ट रीजन है वो है हमारा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये SSC ने पूछा है, इसलिए इसे नोट डाउन जरूर करते चलिए जाएगा। चाहे आप वीडियो पॉज करके करो या फिर आप साथ साथ नोट डाउन करो, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ये सारे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट डाउन करते चले जाइएगा। इसके बाद ये सारी चीजें सर्वे तो करता ही है, उसके बाद वन वृद्धि, यानी कि हमारे फॉरेस्ट के एरिया में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ये चीज भी FSI नोट करता है। जैसे कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बढ़ोतरी हुई है हमारे वन वृद्धि, यानी कि कुल इतना एरिया जो है वो आज हमारे टाइम में वन वृद्धि है, यानी कि इतना जो आपका जंगल का जो एरिया है वो पूरा बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटाइल में देखें तो आपका है ये 21.7%, ठीक। और टोटल हमारे जो वृक्ष हैं वो हैं हमारे 29%, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो हर 2 साल में चेंज होता रहता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। एक और चीज यहाँ पे कि आपकी जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब आई थी? वो आई थी 1952 में, राइट। तो कब कंडक्ट हुई थी या कब आई थी? वो बनी थी हमारी 1952 में, हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, राइट। उसके बाद न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई, यानी कि जो पॉलिसीज में यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स रखे गए थे उसमें बदलाव किए गए, राइट। उन पॉइंट्स को रेगुलेट किया गया, उस पॉलिसी को रेगुलेट किया गया। उसके बाद हमारी एक और यहाँ पे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी बन के आई, और वो हमारी पॉलिसी बनी थी 1989 में, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33% एरिया या फिर रीजन पर फॉरेस्ट होने चाहिए, राइट, फॉरेस्ट होना चाहिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारी 1989 में बनी थी, इसके अकॉर्डिंग 33% एरिया या फिर जो रीजन है उन पर फॉरेस्ट होना अनिवार्य है, यानी कि वहां पर वन का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब चूंकि अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे कि अलग अलग फॉरेस्ट एरिया, अलग अलग फॉरेस्ट कवर हमें जानने को मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो टॉप फॉरेस्ट स्टेट इन एरिया है, यहाँ पर टॉप फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, पहले नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, राइट, और उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को आप चाहे CH या CG जो भी लिखें, ठीक। तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टॉप फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं एक और चीज, जैसे कि टॉप फॉरेस्ट स्टेट इन परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो वो है हमारा मिजोरम। परसेंटेज के मामले में मिजोरम कितना है, 84.53%, ठीक। फिर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है आपका 79.33%। और फिर है यहाँ पे आपका मेघालय। मेघालय है हमारा 76%, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, राइट, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तो हमने आपके जो स्टेट वाइज हो गए और परसेंटेज के फॉर्म में जो हमारे जितने भी फॉरेस्ट एरिया, जो स्टेट फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, वो देखा। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जो राज्य रहे हैं, राइट, तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितना एरिया कवर करता है, +647 किलोमीटर स्क्वायर। ये हम यहाँ पे एरिया वाइज बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुल मिला के कितना एरिया जो है वो कवर करता है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर ये +647 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो कवर करता है। उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना में है +682 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा में +537 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारा एक्चुअली तेलंगाना है, जहां पे 682 किलोमीटर प्लस एरिया है। फिर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है 647, एंड फिर है यहाँ पे हमारा ओडिशा जो है 537 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। चलो, मैंग्रोव के बारे में पता होगा कि मैंग्रोव क्या होते हैं। मैंग्रोव बेसिकली वो पेड़ होते हैं जिनकी जो आप देखेंगे जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती है, पानी में होती है, ठीक है। जैसे कि सुंदरबन में सबसे ज्यादा हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका कौन से स्टेट में पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो हमारा जो FSI है वो यहाँ पे टोटल एरिया को भी देखता है। पहली बात तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि हमारा जो मैंग्रोव है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, राइट। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, सुंदरबन फॉरेस्ट सुना होगा। अब यहाँ पर मैंग्रोव टोटल कितना, 17 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो कवर करता है, ठीक है। कितना एरिया, 17 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसको कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, राइट। SSC इनसे कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए आप इन्हें केवल एज अ डेटा जो है वो नोट डाउन करेगा, ज्यादा कुछ इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है इसमें, राइट। अब यहाँ पे हमने एरियाज इनकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे हम डेज के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। यानी कि हर अपना एक ये रिवाज चलता आ रहा है कि हम कोई ना कोई जो डे है वो किसी इवेंट को जो है वो डेडिकेट जरूर करते हैं। यानी कि कोई ऐसा दिन जरूर होता है जो कोई ना कोई दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो अर्थ डे हो, फॉरेस्ट डे हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, हमारा जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है वो मनाया जाता है 21 मार्च। कब, 21 मार्च को, ठीक है। और जो वन महोत्सव है, जो हमारा वन महोत्सव है, राइट, वो बनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फर्स्ट वीक ऑफ
जुलाई, ठीक है। अब वन महोत्सव के जनक कौन रहे हैं? वन महोत्सव के जनक रहे हैं के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी, ठीक। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो होते हैं यहाँ पे पूरे, राइट। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से मेन चीज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल वेजिटेशन इन इंडिया encompasses a diverse range of plant communities adapted. Okay, यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट का मतलब है कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार का फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग रेंज के जो प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो प्लांट कम्युनिटी होती है किस पे डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, सॉइल पे और टोपोग्राफी पे, ठीक है। यानी कि हर स्टेट में, हर रीजन में हमें अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और ये जो पेड़ पौधे की जो कम्युनिटी होती है काफी अडाप्टिव इन नेचर होती है। कई सारी वेराइटीज पे डिपेंड करती है। जैसे एक तो हो गया हमारा क्लाइमेट, दूसरा आता है हमारा सॉइल यानी कि मृदा और मिट्टी, और आता है हमारा टोपोग्राफी कंडीशन अक्रॉस द कंट्री। Its significance lies in its contribution to biodiversity, ecological balance and provision of essential resources and services. जाहिर सी बात है कि कोई भी नेचुरल चीज है, प्राकृतिक वनस्पति जो है वो अपने आप में ही, मतलब आप कह सकते हो कि नेचर्स ब्यूटी जिसको कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पे फ्लोरा फौना देखते हैं, जितने भी हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस, एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनवायरमेंट में। कैसे कि वो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। पहली बात तो प्लांट्स जो होते हैं, जो जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनको एज अ फूड प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। दे एक्ट एज अ फूड फॉर द और एक्ट एज अ न्यूट्रिशन फॉर हर्बीवोरस एनिमल्स, राइट, ऑफ कोर्स, एंड आल्सो फॉर द वेजिटेरियंस। जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें इन पेड़ पौधों से ही खाना खाने को मिलता है। और जितने भी हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका खाना भी क्या होता है? प्लांट्स होता है। दूसरा, प्लांट्स जो है वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। आज हम अगर यहाँ पे जिंदा हैं और खड़े होकर आपसे बात कर पा रहे हैं और आप बैठ के सुन पा रहे हैं, लेक्चर देख पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत है? वो इन प्लांट कम्युनिटीज की बदौलत ही है, राइट। कैसे? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेजिटेशन जब बहुत अच्छी होती है हमारी, तो हमें ये फूड क्रॉप्स, वही चीज आगे हमारे वेजिटेरियंस के लिए, राइट। वेजिटेशन बहुत अच्छा रहता है। वेजिटेशन अच्छा रहता है जहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे। वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा नॉमिनल रहता है, काफी कम रहता है। ठंडक प्रोवाइड करवाते हैं हम लोगों को एनवायरमेंट से। इतने जो हीट वेव्स आप देख रहे हो आजकल, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, राइट, जो हीट वेव्स हो गया उससे हमें राहत पहुंचाते हैं। तो हमें आप देख सकते हो कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको नॉमिनल रखने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करते हैं? हमारे प्लांट्स यानी कि हमारे ट्रीज हेल्प करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एसेंशियल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे एसेंशियल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज का मतलब है कि प्लांट्स केवल ना ही हमें फूड बल्कि अदर गुड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे रबर हो गया, आपका पेपर हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, जो कमर्शियल चीजें हैं, वो हमको किससे मिलती हैं? वो हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलती है। तो ये एज अ नेचुरल रिसोर्स भी एक्ट करते हैं, राइट। हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से इनका एक अलग कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस होता है हमारे एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, अबाउट नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। क्लाइमेट, सॉइल and topography are the major factors that influence the natural vegetation of a place. Of course, एक हो गया हमारा क्लाइमेट, फिर आता है सॉइल और फिर आता है टोपोग्राफी। ये तीन बेसिक चीजें हैं जिन पे क्या डिपेंड करता है? हमारा नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। किसी भी जगह का नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तीन मेन फैक्टर हैं। एक हो गया हमारा क्लाइमेट, फिर आता है सॉइल और फिर आता है हमारा टोपोग्राफी ऑफ दैट प्लेस। The main climatic factors are rainfall and temperature. अब यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी हम देखेंगे कि मेन क्या चीज आती है? एक आती है हमारी रेनफॉल और दूसरा आता है टेम्परेचर।
यानी कि रेनफॉल यहाँ पे मॉनसून की बात हो रही है। जहां पे सूखा होगा आप देख सकते हो कि वहां का नेचुरल वेजिटेशन अच्छा नहीं होता है, जैसे कि डेजर्ट एरिया जहां पे बहुत ही लो रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल और हाई इवेपोरेशन रेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सूखा पड़ा रहता है। सूखे की वजह से वहां पे प्रॉपर नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि तापमान बहुत ज्यादा है, प्लांट का भी अपने एक आइडियल कंडीशंस होती हैं, राइट, ग्रो करने की उनको भी एक आइडियल कंडीशन, एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जैसे हमें अर्थ पर सरवाइव करने के लिए एक आइडियल कंडीशन रिक्वायर होती है। अब आजकल आप देख सकते हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जो सबके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जा रहा है, राइट। धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो कितना ज्यादा राइज कर रहा है, कितना ज्यादा हाइक कर रहा है। आज के टाइम पे ये हाल है तो आने वाली जनरेशन का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाली जनरेशन तो भगवान ही मालिक है कि वो कैसे सरवाइव करने वाली है इतने हार्श क्लाइमेट में। आप ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हो जो अकर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट का कुछ अता पता नहीं है। आप देख सकते हो कि इस टाइम पे भी कई जगह जो है वो बारिश हो रही है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो ये सारे एक डिसएडवांटेजेस है जो हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा आता है हमारा टेम्परेचर। ऑफ कोर्स किसी भी जगह की टेम्परेचर, तापमान, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा गर्मी भी इंसान से नहीं झेली जा सकती है और बहुत ज्यादा ठंड भी इंसान से नहीं झेली जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम ह्यूमन बींग्स को आइडियल कंडीशंस चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी एक आइडियल कंडीशन चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे दो मेन फैक्टर्स आते हैं, एक हो गया हमारा रेनफॉल, दूसरा आता हमारा temperature. The amount of annual rainfall has a significant bearing on the types of vegetation. Temperature is the primary factor in the Himalayas and other hilly regions with an elevation of more than 900 meters. अब आप देख सकते हो कि माउंटेन एरिया में जहां पे अगर हम देखेंगे कि जितने भी हमारे बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहां पर अगर आपने गौर किया होगा तो वहां के जो पेड़ होते हैं वो काफी लंबी हाइट के होते हैं, राइट, काफी लंबी हाइट के होते हैं वहां पे। और आप देखोगे कि जितने भी छोटे मोटे पेड़ होते हैं ना वो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे हिमालयस होता है वहां पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है, तो वो केवल वही प्लांट्स वहां पे सरवाइव कर सकते हैं जो कम टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर यहाँ पे हाईली वेरी करता है, कहाँ पे, आपके जितने भी हिली एरियाज है या फिर जितने भी हमारे हिमालयस हैं। नेक्स्ट फिर आता है, as the temperature falls with altitude in the Himalayan regions, the vegetal cover changes with the altitude from tropical to subtropical, temperate and finally alpine. राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्लांट की अपनी एक आइडियल कंडीशन होती है टू सरवाइव, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चलते चले जाओगे जो टेम्परेचर होगा हमारा वो यहाँ पे नीचे गिरता चला जाता है, ठीक है। सो एज द टेम्परेचर फॉल्स विथ एल्टीट्यूड इन द हिमालयन रीजन्स, द वेजिटल कवर चेंज विथ एल्टीट्यूड फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फाइनली अल्पाइन. Soil is an equally determining factor in few regions. Of course, हम कई टाइप के सॉइल पढ़ेंगे आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सॉइल का ही होगा, राइट। तो हम वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके जो सॉइल्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मेनली। एक हो गया हमारा क्लाइमेट, फिर आता है हमारा सॉइल और फिर आता है हमारा टोपोग्राफी। अब यहाँ पे सॉइल हमारे कई प्रकार के, वैसे मेनली आपके 8 प्रकार के 8 टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, लेकिन माने कितने 6 टाइप के ही जाते हैं। जो मेन होते हैं वो हमारे 6 टाइप के सॉइल्स होते हैं, ठीक है। अब हर सॉइल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उनमें अलग आपको प्रकार के कंटेंट मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, राइट, जिसकी वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, उनका जो टेक्सचर होता है, उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब है कि वो पानी को अपने अंदर कितना ज्यादा और कितनी देर तक सोख के रख सकते हैं, राइट। टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया आप सॉइल कह सकते हो, कलर ऑफ दैट सॉइल, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें जो है वो वेजिटेशन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो सॉइल इज एन इक्वली डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द फ्यू रीजन्स. For instance, the soil plays an important role in mangrove forest and swamp forest, right? अब मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें सुंदरबंस देखने को मिलेंगे।
मैंग्रोव फॉरेस्ट में बेसिकली मैंग्रोव्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं या वो ट्रीज आप कह सकते हो जिनके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट्स होते हैं इतने ज्यादा अडेप्टिव इन नेचर होते हैं कि आप देख सकते हो कि बेसिकली जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो मिट्टी में ग्रो होते हैं, राइट। तो वहां की जो प्रॉपर्टी, अब जो जमीन पर पेड़ उग रहे हैं, राइट, उनकी एक अलग कंडीशन होती है ग्रो करने की, उनको बहुत सी चीजें मिलती हैं मिट्टी से। लेकिन यहाँ पे मैंग्रोव एक ऐसे हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो 24 घंटे 24/7 पानी के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट या जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं हमारे, जैसे कि सुंदरबंस, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बाकी ट्रीज एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। स्वैम्प फॉरेस्ट, जहाँ पे दलदली एरिया होता है, राइट, आप देख सकते हो जो दलदली एरिया होता है उसमें भी आप देखोगे कि जो मिट्टी होगी वो हमेशा जो है गीली रहेगी, नमी रहेगी, ज्यादातर जो होती है नमी रहती है। तो ऐसे रूट्स होने चाहिए, ऐसे प्लांट्स रहने चाहिए जो ऐसे एरिया में जो होते हैं वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पे सॉइल भी जो है वो एक मेजर रोल या मेजर पार्ट जो है वो प्ले करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनुअल रेनफॉल एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में। जैसे कि हमारा 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा जब पानी बरसता है तो हमें वहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि सदाबहार जो हमारे जंगल होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं, जो हमेशा आप देखोगे कि 12 महीना वहां पे क्या हरियाली छाई रहती है। उसका रीजन क्या होता है, वहां पे रीजन होता है हमारा रेनफॉल। तो जहां पर 200 आपका 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा एनुअल रेनफॉल पूरे साल में 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा जब वर्षा होती है तो वहां पे किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 100 to 200 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हमें मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे। और डेसिडुअस का मतलब है यहाँ पे पतझड़। अब पतझड़ का मतलब ये है कि वो पेड़ जब क्या कहते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो गिरने लगती हैं अपनी डाल से, उनको हम यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जिनका एनुअल रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, वहां पे हमें किस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है, वहां पे हमें किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर आता है 50 to 100 सेंटीमीटर, वहां पे हमें ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सवाना देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा 25 to 50 सेंटीमीटर, वहां पे हमें ड्राई थॉर्नी स्क्रब या फिर सेमी एरिड देखने को मिलते हैं। और जहां पर बिलो 25 सेंटीमीटर की भी वर्षा होती है वहां पे हमें डेजर्ट या फिर एरिड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि मरुस्थल वनस्पति देखने को मिलता है वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कैक्टस या जितने भी आपके हॉर्न या फिर थॉर्नी बुशेस होते हैं वो हमें ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं। और ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये अपने अंदर जो पानी है वो कई दिन तक अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब जब उन्हें पानी की जरूरत पड़े वो तब तक पानी का यूज कर सकें। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया में हमारे कई प्रकार के टाइप्स होते हैं यहाँ पे वेजिटेशन के। पहला आता हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, फिर आता हमारा डेसिडुअस और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, देन कम्स ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन कम्स माउंटेन फॉरेस्ट, देन कम्स टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड देन कम्स द सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पे मेन आपके प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, राइट। तो आप नोट्स बनाते चले जाएगा। पहला आता हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है आर फाउंड इन द एरियाज जहां पे आपका प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि इनका जो एनुअल रेनफॉल पूरे साल में 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा जहां पे भी वर्षा होती है वहां पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दे आर लार्जली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड एंड वेस्टर्न घाट्स, द तराई एरियाज ऑफ हिमालयाज एंड द अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अगर आप मैप लेके बैठे हैं, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो वहां पे आप मार्क कर सकते हैं। हमारे लिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आता है कि हमें यहाँ पे लोकेशन यानी कि रीजन देखने को मिल रहा है कि हमारे कौन कौन से रीजन में आपके किस प्रकार के रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो दे आर लार्जली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट हम जाएंगे तो वहां पे हमें हरियाली हर समय देखने को मिलती है, वहां का वेजिटेशन बहुत अच्छा है। जैसे कि हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जितने भी हमारे स्टेट्स पड़ते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक, ये तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। फिर आता हमारा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को हम शायदरी भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में भी आपको बहुत अच्छा नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वहां पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं द तराई एरियाज ऑफ द हिमालयाज। ना यहाँ पे तराई एरियाज ऑफ हिमालयाज का मतलब है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। मैंने जब आपको हिमालय जैसा कोर टॉपिक करवाया था तो वहां पे हमने आपको अलग अलग टाइप के जो हिमालयस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। एग्जैक्टली शिवालिक्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप जो है वो लेक्चर जो है देखिएगा जाके। तराई रीजन का यहाँ पे मतलब यही है कि जो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक की बात हो रही है, जैसे डायग्राम पे यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि ये हमारा शिवालिक है, ठीक। अब इसके साउथ में यानी कि ये हमारा जितना है तराई रीजन है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा जो है फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमको यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, राइट। चलो, और हमारे आते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि हमारा जो द्वीप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, वहां पे भी अच्छी रेनफॉल होती है। They are also found in the hills of खासी एंड जंतिया। अब हमारे ये जो खासी और जंतिया हिल्स है ये हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही हमारी खासी और जंतिया हिल्स पड़ते हैं। वहां पर भी आपको हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी मानसून जो होता है अच्छा रिसीव होता है। द ट्रीज इन दिस एरिया हैव इंटेंस ग्रोथ। ऑफ कोर्स जब मानसून इतना आप देख सकते हो कि पानी ने बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, काफी इंटेंस होते हैं ग्रोथ में। द मेजर ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया आर सैंडलवुड, रोजवुड, गर्जन, magoni, bamboo, and it has copious vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. तो यहाँ पे हमारे जो मेन आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन हमारे प्लांट्स हैं कौन कौन से, एक हो गया हमारा सैंडलवुड, राइट, दूसरा हो गया हमारा रोजवुड, फिर आता है हमारा गर्जन एंड देन कम्स महागनी, राइट, एंड ऑल्सो दी बैम्बू। द एलिफेंट्स, मंकी, लेमुर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज एरियाज। अब जब यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे। अब प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रकृति में आपके पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं और जानवर भी शामिल होते हैं, और हर टाइप के पेड़ पौधे हर टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जहाँ पे भी हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वहां पे हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। पहले तो होता है हमारे एलिफेंट्स, देन मंकी, देन लेमूर एंड कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज एरियाज। ये सब जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, राइट, हर्बीवोर्स एनिमल्स है ज्यादातर, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स एंड आप देख सकते हो जो अलग अलग टाइप की लीव जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट फिर आता हमारा डेसिडुअस और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। नाउ द deciduous forests are found on the lower slope of the Himalayas, West Bengal, Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Karnataka, Maharashtra, Jharkhand and the adjoining areas. अब हमारे जो भी डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, लोअर स्लोप ऑफ हिमालयस, यानी कि यहाँ पे फुटहिल्स ऑफ शिवालिक की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे हमको कैसे डेसिडुअस और मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम स्टेट्स के नाम जो है वो याद रखेंगे। एक होता हमारा वेस्ट बंगाल, देन कम छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज। एडजॉइनिंग एरियाज मतलब आसपास के जितने भी इन स्टेट्स के जो एरियाज हैं वहां पे हमें ऐसे जो है फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। द प्रेसिपिटेशन इन दिस एरिया इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होता है,
100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। Teak is the dominant species seen in area. Teak is a kind of a plant, right? It is a kind of a plant और teak हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे रीजन में सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे टीक के पेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। Along with that, deodar, blue gum, pal ash, sal, sandalwood, ebony, arjun, khair and bamboo are also seen. उसके साथ साथ टीक के साथ साथ भी हमको यहाँ पे अलग अलग काइंड के यहाँ पे जो प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका डिओडर, ब्लू गम, पैल एश, सैल, सैंडलवुड, एबोनी, अर्जुन, खैर एंड बैम्बू, राइट। नेक्स्ट फिर आता हमारा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नाउ दीज फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज वेयर द प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। दीज आर मेनली सीन इन द एरियाज ऑफ सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज देखने को मिलते हैं, एक हो गया हमारा सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, ठीक, फिर होता हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश और आता हमारा साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान। जिन भी स्टेट्स के मैंने नाम लिए हैं आप गौर करिएगा कि यहाँ पे इन एरियाज में जो रेनफॉल है वो ज्यादा नहीं होती है, कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही जो है वो रेनफॉल यहाँ पे होती है। तो हम यहाँ पे स्टेट्स के नाम जो है वो याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता हमारा माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट आर दोज फाउंड इन माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों में हमें जिस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है यहाँ पे उन फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। माउंटेन फॉरेस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली अलोंग द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, राइट। अब हर स्लोप में आप जैसे जैसे देखोगे कि आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो हर स्लोप में हमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, कि नीचे थोड़ी शायद गर्मी हो, फिर उसके ऊपर जब हम थोड़ा और ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, और ऊंचाई पे जाएंगे तो थोड़ी और ठंडक मिलेगी, और ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज अंटिल अ हाइट ऑफ 1500 meters, evergreen trees like sal, teak and bamboo grow copiously। तो यहाँ पे हमें बेसिकली या मेजरली यहाँ पे प्लांट्स कौन कौन से, ट्रीज कौन कौन से देखने को मिलते हैं, हो गया हमारा साल का पेड़, फिर होता हमारा टीक का पेड़ और होता हमारा बम्बू का पेड़। ऑन द हायर स्लोप टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज लाइक पाइन, फिर, ओक ग्रो। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें अलग प्रकार के जो प्लांट्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हो गया हमारा पाइन का पेड़, फिर का पेड़ और ओक का पेड़। At the higher elevation of the Himalayas, rhododendrons and junipers are found। अब सबसे ज्यादा ऊंचाई में, यानी कि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा, जैसा कि पहले बताया कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एट द हायर एलिवेशन ऑफ द हिमालयाज rhododendrons and the junipers are found, ठीक है। Now further than these vegetation zones, alpine grasslands appear up to the snow field, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बस आपको यहाँ पे प्लांट्स के जो है वो नाम यहाँ पे याद रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट फिर आता हमारा टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। So the tidal or mangrove forest grow by the side of the coast and on the edges of the deltas. Like the example, the deltas of the Kaveri, Krishna, Mahanadi, Godavari and Ganga. तो ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेल्टास के पास ग्रो करते हैं। अब डेल्टास बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारी जो रिवर्स होती हैं जो सी में जाके अपना पानी पोर करती हैं, सी से जाके मिलती हैं, तो उस किनारे पे क्या करती हैं कि अपने अवसाद छोड़ती हैं, यानी कि अपने सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करती हैं वहां पे जाके। और जब रिवर्स अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, वहां पे डेल्टास फॉर्म होते हैं। तो हमारे जो ट्रीज हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है यहाँ पे, जैसे कि टाइडल या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, कोस्टल एंड ऑन द एज ऑफ द डेल्टास। और कौन कौन से डेल्टास, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा।
तो अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर्स करवाए थे, जहां पे मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स करवाए थे, तो हमारी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करती हैं, और हमारी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। तो जितनी भी यहाँ पे आपके जितनी भी रिवर्स के नाम बताए गए हैं जो डेल्टास फॉर्म करती है, सारी की सारी क्या है, हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और आपको ईस्ट साइड में ही हमारे मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव्स हमारे बेसिकली कौन से स्टेट में मिलेगा, जैसे कि हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सुंदरबन फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल दीज फॉरेस्ट आर नोन एज दी सुंदरबंस, राइट। यहाँ पे सुंदरबन के नाम से मैंग्रोव ट्रीज को जाना जाता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, द सुंदरी इज द मोस्ट मेजर ट्री इन द फॉरेस्ट। सुंदरबन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक जो पेड़ है वो पाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको सुंदरबन कहते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट आर होगला, गरन, पासुर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के आपके जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक हो गया हमारा होगला, गरन और पासुर। This forest is an important factor in the timber industry as they provide timber and firewood, right? So this forest is an important factor in the timber industry as they provide timber and firewood. तो हमें यहाँ पे लकड़ियां जलाने के लिए जैसे फायरवुड है, ये सब यहाँ पे मिलता है, जैसे टिम्बर और फायरवुड। पाम एंड कोकोनट ट्रीज ब्यूटिफाई द कोस्टल स्ट्रिप्स। अब कोस्टल एरियाज में भी आप देखेंगे जाके जो जैसे जो जितने भी आप समुद्र तटीय स्थान देखेंगे, जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स होंगे, वहां पे आपको बेसिकली पाम ट्रीज और कोकोनट ट्रीज जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में भी आपको बहुत सारे पाम ट्रीज या फिर कोकोनट ट्रीज देखने को मिलेंगे। आपको हमारे जितने भी वेस्टर्न घाट्स हैं या फिर जितने भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेसेस हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स है और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स है, वहां पे भी आपको पाम ट्रीज और कोकोनट ट्रीज देखने को मिलेगा। फिर आता हमारा सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन। नाउ दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है वो वर्षा होती है। एनुअल रेनफॉल की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमें थॉर्नी बुशेस, ठीक है, बबूल, अकाकिया आर फाउंड इन दिस वेजिटेशन रीजन। तो हमारे जितने भी थॉर्नी बुश है, यानी कि वो प्लांट्स जिसमें आप देखोगे कि कांटे लगे हुए हैं, राइट, इनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि ये बहुत ही लंबे समय तक अपने पास जो है पानी वो स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनको एप्रोप्रिएट पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए प्लांट जो होते हैं वो अपने आप ही इतने अडाप्टिव इन नेचर होते हैं कि इनके पास पानी स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, और जब जब इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है तो तब तब उस पानी का स्टोर वाटर का ये यूज करते हैं। द इंडियन वाइल्ड डेट इज जनरली फाउंड हियर एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक फ्लैश। ऑफ कोर्स लॉन्ग रूट्स इसलिए होते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड से इनको पानी सोक करना होता है, और थिक फ्लैश रहते हैं, थिक लीव्स रहती हैं, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा आसानी से नहीं हो पाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, राइट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। The plants found in this region store water in their stem to endure during the drought, and these vegetations are found in the parts of Gujarat, Punjab and Rajasthan. Obvious सी बात है कि हमें इन एरियाज में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, वहीं पर हमें ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इनके थिक फ्लैश होता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन जो है वो इजिली अकर नहीं हो पाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और जब सूखा होता है, जब पानी बरसात नहीं होती है, तब उस पानी का इस्तेमाल करते हैं ये। और हमें कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलते हैं ऐसे फॉरेस्ट, एक हो गया गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पे आपका नेचुरल वेजिटेशन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे ये पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होता है, इतना सफिशिएंट है। आप एसएससी का कोई भी पेपर दे, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी आप वनडे एग्जाम दे, ये लेक्चर सफिशिएंट है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन से फॉरेस्ट में हमें कौन से
प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लोरा फौना का ध्यान रखना है हमें, ठीक है, हमें लोकेशन याद रखनी है, बस दैट्स इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सब लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो आप बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। थैंक यू वेरी मच।